ऑस्कर, मोहित, जिया और जोया सभी एक कमरे में थे। जोया खड़ी हुई थी और बाकी सब बिस्तर पर बैठे हुए थे। वो सभी आपस में कुछ बात कर रहे थे। तभी उन्हें कमरे के बाहर किसी के आने की आहट होती और वो सभी तुरंत हट जाते हैं। ऑस्कर और मोहित बिस्तर पर ही लेट जाते हैं और जोया और जिया दोनों बिस्तर के पास ही खड़ी हो जाती है। तभी उनके कमरे का दरवाजा खुलता है और बाहर से तरुण नैना के साथ अंदर आ जाता है। सभी तरुण को ही देख रहे थे और उन्हें ऐसे देखकर तरुण उनसे पूछता है, क्या तुम सब मुझसे कुछ पूछना चाहते हो? नहीं नहीं, ऑस्कर जवाब देता है और जैसे ही खड़ा होने की कोशिश करता है तो सीधा बिस्तर से जमीन पर गिरता है। सब उस पर हंसने लगते हैं। तभी वो तेजी से तरुण के पास जाता है और तरुण के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, तुम अपने काम अपने आप संभाल सकते हो। मैं बस ये जानता हूं कि तुम वो तरुण हो जो शाइन स्कूल से है। मोहित भी बिस्तर से उठकर उनके पास आते हुए कहता है, मुझे भी अभी तक नहीं पता कि आखिर चल क्या रहा था। मुझे भी नहीं पता कि क्या पूछना है। तभी जोया भी सामने आकर तरुण से कहती है, तुमने भी पहले कभी हमसे हमारा बैकग्राउंड नहीं पूछा। हर किसी की यहां पर्सनल प्राइवेसी है, तो मैं भी तुमसे कुछ नहीं पूछूंगी। अब जिया भी तरुण के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखे ऑस्कर को धक्का देकर हटा देती है और तरुण के हाथ को पकड़कर उससे कहती है, हम बस तुम्हारी भलाई चाहते हैं। हमें तुम्हारी चिंता हो रही थी और अब क्योंकि तुम सही सलामत यहां आ गए हो तो हमारी चिंता अब खत्म हो गई। जिया की इस बात पर नैना आगे आकर जिया से कहती है, जिया, क्या तुम ये कहना चाह रही हो कि मेरे पिता तरुण को चोट पहुंचाएंगे? वो यहां ऐसा करने के लिए नहीं आए थे। ये सीक्रेट है, पर उन्होंने अभी तरुण से गुप्त हथियारों के 500 सेट खरीदे हैं। इसके लिए उन्होंने तरुण को अभी 50 लाख सोने के सिक्के दिए हैं। 50 लाख सोने के सिक्के? मोहित और ऑस्कर दोनों बुरी तरह से चौंक कर कहते हैं। इतना कहकर वो अब तरुण को तिरछी नजरों से घूरने लगते हैं। उन्हें ऐसे देखकर तरुण थोड़ा परेशानी में आ जाता है और उनसे पूछता है, तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? आखिर तुम दोनों करना क्या चाहते हो? ऑस्कर और मोहित दोनों तरुण की तरफ आते हुए जवाब देते हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम तुम्हें लूट रहे हैं। इतना कहकर वो दोनों सीधा तरुण पर टूट पड़ते हैं और तरुण सीधा उनके साथ जमीन पर गिरता है। वो दोनों पैसों के कार्ड को ढूंढने लगते हैं और तरुण के हाथ पांव पकड़ लेते हैं। तरुण भी उन दोनों को पटकी लगवाने लगता है। तभी ऑस्कर के हाथ कार्ड लग जाता है, पर तरुण उसे अपनी तरफ खींच लेता है और फिर उन तीनों को छीना झपटी होने लगती है। तीनों लड़कियां उन तीनों को ऐसे झपटता देख रही थीं और तभी जिया जमीन पर पड़े कार्ड को उठा लेती है और फिर तीनों लड़कियां उन तीनों को ऐसे ही झगड़ता छोड़कर वहां से चली जाती हैं। रात हो जाती है और आसमान में तारे और आधा चांद निकला हुआ था। उसकी रोशनी धरती पर उजाला कर रही थी और तरुण को छोड़कर बाकी सब बाहर टहल रहे थे। जिया, जोया और मोहित आगे थे और नैना और ऑस्कर पीछे थे। तभी आगे बढ़ते हुए ऑस्कर नैना का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और जैसे ही वो रुकते हैं तो जिया, जोया और मोहित तीनों तुरंत पीछे मुड़कर उन्हें देखने लगते हैं। नैना आज ऑस्कर के ऐसे पकड़कर रोकने से खुश थी और मोहित बड़ी बड़ी आंखें करके उन दोनों को ही देख रहा था। तभी जोया और जिया वहां से जाने लगती है और फिर मोहित भी उनके साथ नैना और ऑस्कर को वहीं छोड़कर चला जाता है। ऑस्कर नैना से कहता है, नैना, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी वापस आ जाओगी। मुझे तो चिंता हो रही थी कि शायद तुम अब वापस ना आओ। नैना जवाब देती है, पर मैं यहां से कहकर गई थी कि मैं वापस आऊंगी, तो फिर तुम ये क्यों सोच रहे थे कि मैं वापस नहीं आऊंगी? नैना की बात सुनकर ऑस्कर हिचकिचाने लगता है और ये देखकर नैना उससे पूछती है, क्या बता है, मुझे बताओ। तभी ऑस्कर को तरुण की कहीं बात याद आती है। तरुण ने कहा था, मेरे पास तुम्हारे लिए 2 शब्द है ऑस्कर, ईमानदार बन। तरुण की बात याद करके ऑस्कर को हिम्मत मिलती है और वो धीरे से अपने हाथ उठाकर घबराते हुए नैना के दोनों कंधों को पकड़ता है। नैना के गाल लाल पड़ जाते हैं और उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। ऑस्कर अब हिम्मत करके नैना से पूछता है, नैना, क्या तुम अभी मुझे अपना जवाब दे सकती हो? नैना हिचकिचाते हुए पूछती है, क्या जवाब? ऑस्कर उससे कहता है, तुम मुझे पसंद करती हो। मैंने सही कहा ना? यह सुनकर नैना के गाल फिर से लाल पड़ जाते हैं और शर्म से उसकी आंखें नीचे झुक जाती है। हालांकि वो कहती कुछ नहीं है। ये देखकर ऑस्कर को और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो तुरंत नैना का हाथ पकड़ लेता है। नैना कुछ कह नहीं पा रही थी और वो शर्माते हुए अपना हाथ ऑस्कर से छुड़ा लेती है। तभी ऑस्कर उससे कहता है, अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो इसका मतलब है कि मेरे पास अभी एक मौका है।
मैं अब बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि तुम्हारे पिता को राजी कर सकूं। इतना कहकर ऑस्कर खुश होकर उछलता हुआ वहां से चला जाता है और नैना मुस्कुराती हुई उसे पागलों की तरह उछलता भागता देख रही थी। तभी नैना के पिता दादा भीम और अकाला के साथ वहां आ जाते हैं। वो अभी तक स्कूल से गए नहीं थे। नैना को वहां अकेली खड़ी देखकर पिताजी वहां आते हुए उससे पूछते हैं, नैना, तुम यहां क्या कर रही हो? नैना पीछे मुड़कर देखती है तो अपने पिता और दादा भीम को वहां अकाला के साथ देखकर उनसे पूछती है, पिताजी आप गए नहीं? पिताजी जवाब देते हैं, मैं और तुम्हारे दादा भीम थोड़ी देर के लिए यहां और रुक गए थे, पर अब हम वापस जा रहे हैं क्योंकि मुझे वहां बहुत काम है। और बेटा, तुम अच्छे से अपने टीचर्स की बात मानकर ट्रेनिंग करना। अब पिताजी अकाला से कहते हैं, मिस्टर जो, मैं नैना को अब आप पर छोड़ता हूं। अगर स्कूल को किसी भी तरह की मदद चाहिए तो हमारा कीबा शहर बड़े सम्मान के साथ मदद करेगा। उनकी इस बात पर अकाला उन्हें बेफिक्र करते हुए कहते हैं, चीफ आप चिंता मत कीजिए, हम नैना का अच्छा ख्याल रखेंगे। अब मैं यहां से चलता हूं। इतना कहकर अकाला उनसे अलविदा करके वहां से वापस चले जाते हैं। अब बस नैना के पिता और दादा भीम वहां नैना के पास खड़े हुए थे। तभी पिताजी की नजर नैना के चेहरे पर पड़ती है जो काफी लाल हो रहा था। उसका चेहरा देखकर पिताजी फिक्र करते हुए उसके हाथ पर हाथ लगाकर चेक करते हुए उससे पूछते हैं, नैना, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है? क्या तुम बीमार हो? नैना उनसे अपना चेहरा छुपाते हुए जवाब देती है, नहीं पापा, मैं ठीक हूं। नैना अब उनसे आगे कहती है, पिताजी आप थोड़ा और समय यहां रुक जाते। उसकी इस बात का जवाब देते हुए पिताजी कहते हैं, मेरी परी, मुझे अपना शहर भी तो संभालना है और मैं तुमसे दूर थोड़ी हूं। मुझे तुम पर और तुम्हारे रिजल्ट पर बहुत गर्व है। तुम अब ताकतवर ही नहीं बल्कि बड़ी भी होती जा रही हो। तुम्हें तरुण से बात करनी चाहिए, तुम उससे काफी कुछ सीख सकती हो। नैना हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है और उसके पिता दादा भीम के साथ वहां से चले जाते हैं। नैना अभी भी वहीं खड़ी हुई उन्हें जाता देख रही थी और अब मन ही मन कहती है, मुझे ऑस्कर के साथ सब कुछ क्लियर करना होगा। उसे कीबा शहर के नियम जानने होंगे। इतना कहकर नैना भी वहां से चली जाती है और अपने स्कूल की हॉस्टल वाली बिल्डिंग में आ जाती है। वो धीरे से अंदर आगे बढ़ रही थी और उसकी नजर बस ऑस्कर को ही ढूंढ रही थी। तभी उसे ऑस्कर नजर आ जाता है जो अपनी पावर का इस्तेमाल करके सबके लिए खाना और सॉसेज बना रहा था। नैना उसे देखकर आवाज लगाने की कोशिश करती है पर फिर एकदम से रुक जाती है और मन ही मन सोचते हुए कहती है, नहीं, अगर मैंने इसे अभी नियमों के बारे में बता दिया तो शायद ये पीछे हट जाए, पर अगर मैंने इसे अभी नहीं बताया तो। नैना ये सोचकर उदास हुए जा रही थी और तभी मन ही मन कहती है, कोई बता नहीं, मैं कुछ दिन और इंतजार करूंगी और एडवांस सोल मास्टर की मीटिंग खत्म होने के बाद इसे बता दूंगी। इतना कहकर नैना वहां से चली जाती है। अगले दिन सभी बच्चे एक ही कमरे में थे और ऑस्कर और तरुण दोनों शतरंज खेल रहे थे और बाकी सब उन्हीं दोनों को देख रहे थे। तरुण ऑस्कर को हराए जा रहा था और बारी बारी से उसके प्यादे उठाए जा रहा था, जिससे ऑस्कर अपना सिर पकड़कर रोए जा रहा था। तभी उनके उस कमरे का दरवाजा खुलता है और धनुष अंदर आ जाता है। दरवाजा खुलते ही तुरंत सबकी नजर धनुष पर पड़ती है और सब उसे वापस आया देखकर खुश हो जाते हैं। धनुष भी काफी खुश लग रहा था और वो सीधा आकर तरुण के गले से लग जाता है और उसका शुक्रिया करते हुए कहता है, शुक्रिया तरुण। तरुण जवाब देता है, कोई बात नहीं धनुष, इसमें शुक्रिया की क्या बात है, हम सभी साथी हैं। तभी ऑस्कर धनुष के पास आकर उससे कहता है, बॉस धनुष, वैसे हमें लगा था कि तुम पहले आकर सीधा जोया के गले लगोगे। उसकी बात सुनकर धनुष जोया की तरफ देख लेता है और जोया उससे नजर फेर लेती है। इससे गुस्से में आकर धनुष ऑस्कर से कहता है, ऑस्कर, क्या तुम मुझसे पिटना चाहते हो? यह सुनकर ऑस्कर घबरा जाता है और मोहित के पीछे जाकर छुप जाता है। ये देखकर सब उस पर हंसने लगते हैं, सिवाय धनुष और जोया के। धनुष सबको बताते हुए कहता है, मैंने तरुण को हक किया क्योंकि उसने मेरी मदद की थी। इसकी वजह से मुझे नई सोल रिंग हासिल हुई है, जिससे मुझे अपनी सोल पावर में सुधार महसूस हो रहा है और अब मैं लेवल 43 पर हूं। इतना कहकर धनुष अपनी सोल और सोल पावर को बाहर निकाल लेता है और अब उसकी सोल और सोल पावर पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो गई थी, जिसे देखकर सभी चौंक जाते हैं। धनुष की पावर पहले से काफी बढ़ चुकी थी और यह देखकर सब काफी ज्यादा चौंक जाते हैं।
सभी उसके लिए खुश थे क्योंकि वो अब लेवल 43 पर पहुंच चुका था। धनुष तरुण के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, ये सब तुम्हारी दी उस जड़ी बूटी की मदद से हो पाया है तरुण, वरना मैं अभी वहीं पर अटका हुआ होता। तरुण उसकी इस बात पर मुस्कुराकर हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है। अब धनुष आगे अपने बाकी साथियों से कहता है, हमें अब और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि हम तरुण की दी जड़ी बूटियों को बेकार नहीं जाने दे सकते। कंपटीशन शुरू होने से पहले तुम सबको भी कम से कम लेवल 40 तक तो पहुंचना ही है। हमें बस अपने एक ही गोल पर ध्यान रखना है और वो ये है कि इस चैंपियनशिप के चैंपियन हमें ही बनना है। धनुष की बात से सब जोश में भरकर साथ में जवाब देते हैं, इस बार हम ही चैंपियन बनेंगे। उनके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और मास्टर वहां खड़े होकर बच्चों का जोश देखकर काफी खुश होते हैं। वो अब तरुण को पुकार लगाते हैं, तरुण। मास्टर की आवाज सुनकर तरुण और बाकी सब तुरंत पलटकर दरवाजे की तरफ देखते हैं। मास्टर अब तरुण से कहते हैं, तरुण मेरे साथ आओ। इतना कहकर मास्टर वहां से जाने लगते हैं और तरुण उनके पीछे पीछे चला जाता है। ये देखकर जिया कहती है, मास्टर ऐसे तरुण को क्यों ले जा रहे हैं? मुझे अब चिंता हो रही है, मैं भी इनके पीछे पीछे जाती हूँ। इतना कहकर जिया भी चुपके से मास्टर और तरुण के पीछे पीछे चली जाती है। मास्टर तरुण को अपने एक कमरे में ले जाते हैं। उस कमरे में बड़ी बड़ी अलमारियां लगी हुई थीं जो किताबों से भरी हुई थीं। वही एक मेज के एक तरफ 2 कुर्सियां और एक तरफ एक कुर्सी थी और कुछ बोर्ड भी उस कमरे में खड़े हुए थे और एक सोफा भी पड़ा हुआ था। मास्टर उस मेज के एक तरफ रखी अकेली कुर्सी पर जाकर बैठ जाते हैं और तरुण मेज के दूसरी तरफ मास्टर के सामने खड़ा हो जाता है। तरुण मास्टर से पूछता है, मास्टर क्या आप मेरे बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं? मास्टर जवाब देते हैं, हाँ मैं जानता हूं और बहुत लंबे समय से जानता हूं। यह सुनकर तरुण चौंक जाता है और उसे चौंका देखकर मास्टर उसे कुर्सी पर बैठने के लिए इशारा करते हुए कहते हैं, तुम्हें इतना चौंकने की जरूरत नहीं है, शांति से बैठ जाओ। तरुण शांत होकर कुर्सी पर बैठ जाता है और मास्टर उसे बताते हुए कहते हैं, जब तुम पहली बार नॉर्डिंग स्कूल में आए थे तो मैंने तुम्हें अपना स्टूडेंट स्वीकार कर लिया था क्योंकि मैंने तुम्हारी दोनों मार्शल सोल का पोटेंशियल देख लिया था। पर तब मैं ये समझ नहीं पाया था कि तुम्हारी दूसरी सोल एक सेन समुदाय का हथौड़ा है, जब तक तुम्हारे पिता एक दिन मुझसे यहां मिलने नहीं आए और उन्होंने मुझे ये दिया। तरुण ये सुनकर चौंक जाता है और मास्टर उसके पिता का दिया बैज बाहर निकालकर उसे देते हुए कहते हैं, उन्होंने ही मुझे बताया कि तुम उनके बेटे हो और मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। उसके बाद वो इसे देकर चले गए। तरुण बैज को देखता है और उसे देखकर मास्टर से पूछता है, क्या यही बैज मार्शल हॉल में सबसे बड़ी रैंक वाला है? मास्टर हाँ में हुंकार भरते हुए अपनी कुर्सी से खड़े होते हैं और तरुण को बताते हैं, तभी मुझे पता चला कि तुम्हारे पिता कौन है। वो इस पूरी धरती पर सबसे ज्यादा मशहूर है। वो मेरे आइडल भी है और वो तेजस ही है जो देवताओं की धरती के सबसे जवान महान सोल मास्टर है। सबसे जवान महान सोल मास्टर? तरुण चौंक कर पूछता है। मास्टर हामी भरते हुए बताते हैं, मैं उन्हें अच्छे से नहीं जानता, उन्होंने बस मुझसे तुम्हारा ख्याल रखने को कहा। ये जो तुम 6 चिन्ह इस बैज में देख रहे हो, ये वो इस धरती के सबसे ताकतवर महान सोल मास्टर को दर्शाते हैं और ये चिन्ह उन्हीं की सोल की निशानी है। 3 महान सोल मास्टर खुद मार्शल हॉल के पास है और बैज में जो तलवार है और कीबा समुदाय के स्वॉर्ड मास्टर की है। बैज में जो ड्रैगन है वो नीली बिजली वाला टीरेक्स है और हथौड़ा सेन समुदाय के तेजस सेन यानी तुम्हारे पिता का है। मास्टर की बात सुनते हुए तरुण उस बैज को देखने लगता है जिसके बीच में तलवार और तलवार के साइड में ड्रैगन और फिर नीचे हथौड़ा था। उसके अलावा भी उसमें कुछ और निशान भी थे। मास्टर आगे बताते हैं, सेन समुदाय के पास 2 महान सोल मास्टर है, एक तुम्हारे पिता और एक तुम्हारे अंकल। वो दोनों भाई कभी इस धरती के सबसे ताकतवर सोल मास्टर हुआ करते थे। जब तुम्हारे पिता को महान सोल मास्टर का टाइटल मिला तब वो बस 44 साल के थे। ऐसा कहते हैं कि तुम्हारे पिता लेवल 90 तक अकेले अपने दम पर पहुंचे थे और उन्होंने अकेले मार्शल हॉल के 2 महान सोल मास्टर्स को हरा दिया था, जिनका नाम ब्लेड मास्टर और घोस्ट मास्टर है। तरुण ये सुनकर काफी चौंक जाता है और फिर मास्टर उसे अपने साथ बाहर की तरफ ले जाते हैं। दोनों स्कूल से बाहर आकर गार्डन की तरफ चल रहे थे और तभी तरुण मास्टर से पूछता है, मास्टर मेरे पिता ने मार्शल हॉल के दोनों महान सोल मास्टर्स से लड़ाई क्यों की? इसका जवाब देते हुए मास्टर बताते हैं, ये तो किसी को भी नहीं पता तरुण। मुझे लगता है कि ये मार्शल हॉल और सेन समुदाय के बीच सीक्रेट है।
इतना सुनते ही तरुण आगे बढ़ते हुए रुक जाता है और उदास होकर मन ही मन कहता है, पिताजी मुझे देखने के लिए अभी तक क्यों नहीं आए? तरुण को ऐसे उदास होकर सोचता देखकर मास्टर उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाते हुए कहते हैं, तरुण, अगर तुम इसे अलग नजरिए से देखोगे तो तुम्हें ही तकलीफ होगी। हालांकि तुम्हारे पिता तुम्हें पूरी तरह से छोड़कर नहीं गए हैं। इससे तरुण कुछ समझ नहीं पाता और मास्टर से कहता है, मैं कुछ समझा नहीं मास्टर। मास्टर उसे बताते हुए कहते हैं, मुझे ये फरहान ने बताया था। जब तुम पहली बार शाइन स्कूल में आए थे तब अकाला ने तुमसे लड़ाई की थी। उसने तुम और तुम्हारे साथियों की पर्सनैलिटी चेक की थी। तब तुमने उससे लड़ने के लिए अपने गुप्त हथियारों का इस्तेमाल किया था और इससे तुम भी काफी घायल हो गए थे, सही कहा ना? तरुण हाँ में हुंकार भर देता है और मास्टर उससे आगे पूछते हैं, तो क्या तुम्हें पता है कि उसके बाद अकाला के साथ क्या हुआ था? मास्टर की बात सुनकर तरुण सोचने लग जाता है और जिया उन दोनों को छिपकर देख रही थी और उनकी बातें सुन रही थी। तरुण को ऐसे सोचता देखकर मास्टर उसे याद दिलाते हुए कहते हैं, क्या तुम भूल गए कि अगले दिन अकाला ने अपने आप को पट्टियों से बंद रखा था? फरहान ने बताया था कि एक आदमी रात में काला लबादा ओढ़े आया था और उसने अकाला को बहुत पीटा। उस आदमी ने अपनी मार्शल सोल को भी बाहर नहीं निकाला था और पीट पीट कर अकाला की बुरी हालात कर दी थी। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि तुम्हारे पिता थे। ये सुनकर तरुण चौंक कर झटके से पूछता है, इसका मतलब मेरे पिता मुझे यहां देखने के लिए आए थे? मास्टर हाँ में अपनी गर्दन हिला देते हैं और फिर तरुण को अपने साथ आगे ले जाते हुए बताते हैं, मुझे लगता है कि तुम्हारे पिता तुम्हारे सामने इसलिए नहीं आए क्योंकि शायद वो डरते हैं कि कहीं इससे तुम्हारी ट्रेनिंग खराब ना हो जाए। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि शायद वो तुम्हें छोड़ जाने के लिए शर्मिंदा हो और तुमसे नजरें मिलाने से डरते हो। तरुण अपने पिता को याद करते हुए लायन के दादाजी के बारे में सोचता है और फिर मन ही मन खुश होकर कहता है, पिताजी ने अब भी मेरी रक्षा करने के लिए मेरे लिए अपने साथी भेज दिए हैं। मास्टर तरुण से आगे कहते हैं, मैं तुम्हें यह सब इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम समझ सको। अब क्योंकि तुम एक सोल मास्टर बनना चाहते हो तो अब तुम रुक नहीं सकते। तुम्हारे पिता को भी तुम्हारी मदद की जरूरत है और तुम्हें यह साबित करना है कि तुम अपने पिता की मदद करने के काबिल हो। यह सुनकर तरुण जोश में अपनी मुट्ठी भींचते हुए मन ही मन कहता है, मैं आपको निराश नहीं करूंगा पिताजी। मास्टर ये देखकर पास ही में छोटी सी दीवार पर बैठ जाते हैं और तरुण उनसे कहता है, मास्टर मुझे आपसे 2 और सवाल पूछने हैं। ठीक है, पूछो। मास्टर जवाब देते हैं। तरुण बताते हुए पूछता है, मेरा पहला सवाल, क्या आप जानते हैं कि मेरी माँ कौन है? मास्टर बताते हैं, तुम्हारी माँ की पहचान बहुत रहस्यमयी है। इस दुनिया के बस कुछ ही लोग उनके बारे में जानते हैं। इस दुनिया में कोई भी नीले पौधे की सोल वाला समुदाय नहीं है, तो इसका मतलब वो किसी समुदाय से नहीं थी। नीला पौधा एक बेकार की सोल है, पर तुम्हारी सोल वाला नीला पौधा दूसरों से काफी अलग है। मास्टर की बात सुनकर अब तरुण भी उनके पास बैठ जाता है और उनसे अपना दूसरा सवाल पूछता है, मास्टर मेरा दूसरा सवाल ये है कि आपने और पिताजी ने मुझे हथौड़े की सोल का इस्तेमाल करने से मना क्यों किया है? क्या ये इसलिए था ताकि ये बात गुप्त रहे कि मैं सेन समुदाय से हूं? मास्टर जवाब देते हुए बताते हैं, यह बहुत आसान सवाल है क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम एक ताकतवर सोल मास्टर बनो। 2 मार्शल सोल होने का फायदा यह है कि तुम एक बार में एक सोल को अच्छे से ट्रेन कर सकते हो। अब क्योंकि तुम्हारी दूसरी सोल में एक भी सोल रिंग नहीं है और तुम लेवल 37 पर पहुंच गए हो, जब तुम अपनी नीले पौधे वाली सोल के महान सोल मास्टर बन जाओगे उसके बाद तुम्हें तुम्हारी दूसरी सोल में सोल रिंग जोड़ने की जरूरत पड़ेगी, तो तुम खुद ही सोच लो कि ये कितनी ताकतवर हो जाएगी। ये सुनकर तरुण के कान खड़े हो जाते हैं और वो इतनी ज्यादा पावर के बारे में सोचकर चौंक जाता है। मास्टर अब उससे आगे कहते हैं, मैंने और तुम्हारे पिता ने कोई गलती नहीं की है। एक बार तुम नीले पौधे की सोल के महान सोल मास्टर बन जाओ, उसके बाद तुम्हारी दूसरी सोल में किसी भी छोटी सोल रिंग को जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम उसमें सीधा शुरुआत से ही लाखों साल पुराने बीस्ट की सोल रिंग्स जोड़ पाएंगे और तुम सोच भी नहीं सकते कि ऐसी 9 सोल रिंग्स की पावर कितनी घमासान होगी। ये सुनकर तरुण की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। मास्टर आगे बताते हैं, अब बस हमें यही फिक्र है कि अगर हमने अभी पहले तुम्हारे हथौड़े को ट्रेन किया तो तुम्हारी दोनों सोल आपस में तबाह हो जाएगी। इस धरती पर अभी तक 3 ऐसे लोग पैदा हुए हैं जिनके पास 2 मार्शल सोल थी। पहले वाला दोनों को साथ में ट्रेन कर रहा था और तीसरी सोल रिंग दूसरी सोल में डालते वक्त सोल आपस में तबाह हो गई और वो वहीं मर गया।
जबकि दूसरा कामयाब हो गया। तरुण मास्टर की बात समझता है और उनसे पूछता है, मास्टर, क्या मुझे इसके लिए अपने शरीर को भी तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास 2 सोल है? मास्टर जवाब देते हैं, हाँ बिल्कुल, जब तुम्हें ज्यादा रिंग्स की जरूरत पड़ेगी तो उनके लिए तुम्हें हर तरह से तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम्हारा शरीर पावर सहन नहीं कर पाया तो इससे सब खत्म हो सकता है। अगर यह तरीका आगे काम नहीं आया तो हमें सब अलग करने के लिए आगे भविष्य में एक स्पेशल तरीके की जरूरत पड़ेगी। यह सुनकर तरुण उनसे पूछता है, आप ये कैसे करेंगे? तरुण के पास 2 सोल थी। उसके लिए यह जितनी फायदेमंद थी उतनी ही खतरनाक भी, क्योंकि एक हल्की सी चूक और तरुण की जान भी जा सकती थी। यह सब जानने के बाद तरुण थोड़ा परेशानी में आ जाता है। मास्टर उसे परेशान देखकर उसके सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, चिंता मत करो तरुण, सब ठीक होगा। हम तुम्हारी सोल बोन की मदद से नया तरीका अपनाएंगे। जब तुम एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाओगे और तुम्हारे पास ठीक ठाक सोल रिंग्स हो जाएगी, तब यह तरीका और भी अच्छा काम करेगा। अगर तुम्हारा शरीर सहन नहीं कर पाया तो बाकी एलिमेंट सोल बोन अब्सर्वे कर लेगी। पर अगर यह बात किसी को पता चली तो बहुत से लोग तुम्हें तुम्हारी सोल बोन के लिए मारने की कोशिश करेंगे, इसलिए यह बात किसी को पता नहीं होनी चाहिए। इतना बताकर मास्टर तरुण को अपने साथ वापस अपने उस कमरे में ले जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। मास्टर उसे आगे समझाते हुए कहते हैं, अब इतना जानने के बाद बेशक तुम परेशान रहोगे, पर तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तुम्हें पहले की तरह ही नॉर्मल रहना है। तो अब तुम समझे कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? तरुण जवाब देता है, मैं समझ गया मास्टर, आप तो जानते ही है कि मुझे फ्रीडम पसंद है, इसलिए मैं एक लोहार का बेटा बने रहना ही पसंद करूंगा। मेरी पहचान मेरे लिए मायने नहीं रखती। मास्टर ये सुनकर तरुण के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, अब मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, मुझे तुम पर गर्व है। मास्टर अब तरुण को आगे बताते हुए कहते हैं, तुम्हारे पास अब बस 6 महीने ही बचे हैं, क्योंकि एडवांस सोल मास्टर टूर्नामेंट करीब आता जा रहा है। अपने को अच्छे से तैयार करने का तुम्हारे पास यही सही मौका है। मैंने फरहान से पहले ही बात कर ली है। जब यह कॉन्टेस्ट खत्म होगा तो तुम सब स्कूल से पास हो सकते हो। तरुण ये सुनकर चौंक कर कहता है, क्या मास्टर, ये कुछ जल्दी नहीं हो रहा है? मास्टर जवाब देते हुए बताते हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक आम एडवांस सोल मास्टर स्कूल में स्टूडेंट लेवल 30 को पार करते ही पास कर दिए जाते हैं। मास्टर आगे समझाते हुए कहते हैं, तरुण, स्कूल तो सबको तैयार करने के लिए बस एक आईना है। असली ट्रेनिंग तो असली दुनिया में होती है, क्योंकि असली दुनिया को फेस करना काफी जरूरी है। वही एक असली टेस्ट है। मास्टर की बात से सहमति जताते हुए तरुण कहता है, मास्टर, मैं समझ गया। ठीक है, तो अब तुम जा सकते हैं। बस 6 महीने ही बचे हुए हैं और मैं तुम सबको अब कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं दे सकता, इसलिए अब तुम सबको अपने दम पर ही ट्रेनिंग करनी होगी। लेकिन मैं तुम सबको मुकाबले में गाइड करके मदद जरूर कर सकता हूं। मैं आशा करता हूं कि तुम सब इन 6 महीनों में अपनी लिमिट तोड़कर कॉन्टेस्ट के लिए तैयार हो सकते हो, मास्टर बताते हुए कहते हैं। तरुण इस पर सहमति जताकर चिंता करते हुए मास्टर से कहता है, मैं समझ गया मास्टर, हम पूरी कोशिश करेंगे, पर जिया ने अभी तक वो जड़ी बूटी खाई नहीं है। मुझे लगता है कि उसकी प्रोग्रेस अच्छे से नहीं हो पाएगी। मुझे चिंता है कि। इतना कहकर तरुण रुक जाता है और दरवाजे से झांकती हुई जिया मन ही मन कहती है, रुक क्यों गए तरुण? आगे बोलो, तुम्हें किस चीज की चिंता है? तरुण अब खुद को शांत करते हुए मन ही मन कहता है, छोड़ो, जब समय आएगा तब हम खुद देख लेंगे। अगर जिया हमारे साथ तक नहीं पहुंच पाई तो उसकी सेफ्टी के लिए हम उसे कॉन्टेस्ट में शामिल नहीं होने देंगे। तरुण मास्टर से अलविदा लेता है और वहां से जाने लगता है। तरुण को बाहर आता देखकर जिया भी तुरंत वहां से भाग जाती है। अब सभी बच्चे साथ मिलकर 6 महीनों तक लगातार अच्छे से ट्रेनिंग करते हैं और वो सभी लेवल 40 पर पहुंच जाते हैं, केवल जिया को छोड़कर। रात हो चुकी थी और आसमान में पूरा बड़ा चांद निकला हुआ चारों तरफ रोशनी कर रहा था और तरुण और जिया दोनों साथ में स्कूल के गार्डन में टहल रहे थे। तभी तरुण जिया से कहता है, जिया, रात बहुत हो गई है, अब तुम्हें वापस जाना चाहिए। इतना सुनकर जिया अपने उस जड़ी बूटी के फूल को बाहर निकाल लेती है और उसकी खुशबू सूंघते हुए उसे अपने गाल पर प्यार से लगा लेती है। वो पौधा हर वक्त चमकता रहता था और रात में काफी अच्छा चमक रहा था। जिया को उस पौधे के साथ ऐसे देखकर तरुण काफी खुश होता है और तभी जिया तरुण से पूछती है,
तरुण, क्या हम कल सोल बीस्ट का शिकार करेंगे? वैसे तुम कौन से बीस्ट का शिकार करना चाहते हो? तरुण जवाब देता है, मुझे अच्छे से नहीं पता, ये सब हमारे लक पर डिपेंड करता है। मैं विश करती हूं कि तुम सब लकी निकलो, जिया कहती है। जिया और तरुण ऐसे ही साथ में आगे बढ़ रहे थे। तभी जिया तरुण से पूछते हुए कहती है, तरुण, तुम सब इन 6 महीनों में लेवल 40 पर पहुंच गए, पर मैं अकेली सबसे नीचे हूं। क्या मैंने तुम्हें इसके लिए निराश किया? तरुण उसे समझाते हुए जवाब देता है, नहीं जिया, हम सब ने साथ में अच्छे से ट्रेनिंग की है और हमारा ग्रुप सबसे ताकतवर है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पर अगर तुम इस जड़ी बूटी के फूल को निगल लोगी तो मुझे पक्का यकीन है कि तुम हम सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाओगी। तरुण की यह बात सुनकर जिया वहीं रुक जाती है और तरुण से कहती है, तरुण, क्या तुम्हें मेरी ताकत पर भरोसा नहीं है? तरुण जिया की इस बात का जवाब नहीं दे पाता और जिया नाराज होकर आगे कहती है, तुम्हें यह चिंता हो रही है कि मैं उतनी ताकतवर नहीं हूं और कॉन्टेस्ट के दौरान तुम्हें निराश करूंगी? तो ठीक है, चलो एक बार लड़ लेते हैं। इतना कहकर जिया तुरंत लड़ने की पोजीशन में आ जाती है और तरुण हिचकिचाते हुए जवाब देता है, मेरा वो मतलब नहीं था जिया। ये सुनकर जिया गुस्से में मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हारा वो मतलब नहीं था तो ठीक है, एक बार अच्छे से लड़कर देख लेते हैं। मैं तुम्हें साबित करके रहूंगी कि मैं इतनी ताकतवर हूं। उसकी बात सुनकर तरुण भी उससे लड़ने के लिए तैयार होकर कहता है, ठीक है, तो मैं भी तुम पर कोई रहम नहीं दिखाऊंगा। इतना सुनते ही जिया तरुण पर टूट पड़ती है और दोनों में ठीक बचपन जैसी लड़ाई होने लगती है, जैसे उन दोनों में नॉर्डिंग स्कूल में होती थी। जिया तरुण पर वार किए जा रही थी और तरुण उसके वार डोज कर रहा था। जिया अपने दोनों हाथों से लगातार मुक्के तरुण को मारती है और तरुण अपने हाथों से उसके मुक्कों को रोक रहा था। तभी जिया उछलकर जोर से तरुण को लात मारती है और उसकी लात लगने से पहले ही पीछे की तरफ गुलाटी मार जाता है। वो जिया के इस वार से बच गया था और अब जिया मुस्कुराकर उससे कहती है, संभल कर तरुण। इतना कहकर जिया अपनी टेलीपोर्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल करती है और तेजी से तरुण के पास आकर उसके कंधों के ऊपर से घूमकर उसके दोनों हाथ पकड़कर जोर से अपनी दोनों लात तरुण की छाती में मारने की कोशिश करती है। तभी तरुण अपनी जड़ों का इस्तेमाल करके उसकी दोनों लात लगने से पहले ही उसे अपनी जड़ों में जकड़ लेता है। पर जिया अपनी छोटी से उसकी जड़ों को जकड़कर तोड़ देती है और तरुण को लात मारकर पीछे की तरफ गुलाटी मार जाती है। तरुण को ज्यादा तो नहीं लगती, पर वो पीछे धकेला जाता है और जिया की ये चाल और ताकत देखकर तरुण मन ही मन कहता है, जिया ने सच में काफी ज्यादा इंप्रूव कर लिया है। जिया तरुण के सामने कुछ दूरी पर फूलों के बीच कूदकर खड़ी हो जाती है और फिर मुस्कुराते हुए तरुण से पूछती है, तो अब बताओ, मैं उतनी ताकतवर हूं या नहीं? तरुण उसके करीब आकर मुस्कुराते हुए जवाब देता है, हाँ, अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी जिया हल्के से अपनी पलकें झुकाकर मुस्कुराते हुए तरुण से कहती है, तरुण, क्या तुम मेरे बालों में कंघी कर सकते हो? मेरे बाल खराब हो रहे हैं। पर तुम्हें तो अभी सोने की जरूरत है जिया, सोते वक्त भी तो बाल खराब ही होते हैं, तरुण जवाब देता है। इस पर जिया उससे कहती है, तुम्हें बुद्धू हो, मैं सुबह जल्दी ट्रेनिंग करूंगी, तो अब तुम मेरे बालों में कंघी करो। इतना कहकर जिया अपनी कमर पर बांधे अपने पॉकेट बैग से कंघी निकालकर तरुण को दे देती है। वो कंघी गुलाब जैसे लाल रंग की थी, जिसमें से खुशबू भी आ रही थी। उसे देखकर तरुण कहता है, ये कंघी तो काफी अच्छी बनी हुई है। जिया उदास होकर बताती हैं, ये मेरी माँ ने मुझे दी थी, ये उन्होंने खुद मेरे लिए बनाई थी। उन्होंने खुद इसे सबसे अच्छी रोजवुड से बनाया था। हालांकि ये दिखने में ज्यादा अच्छी नहीं है, पर मेरे पास मेरी माँ की यही आखिरी निशानी है। जिया की बात सुनकर और उसे ऐसे उदास देखकर तरुण पर रहा नहीं जाता और वो सीधा उसे अपने गले से लगा लेता है। जिया भी कसकर तरुण को गले से लगा लेती है और उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। फिर वो तरुण के गले से हटकर पास ही में तालाब की तरफ भागकर उसके किनारे पर जाकर खड़ी हो जाती है। तरुण उसे ऐसे शर्माया देखकर मुस्कुराता है और वो भी जिया के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। जिया अपने उस फूल के पौधे को पकड़े हुए खड़ी हुई थी और तरुण को अपने पीछे देखकर उससे कहती है, कंघी करो ना तरुण। ये सुनकर तरुण हल्के से मुस्कुराता है और जिया के बालों में कंघी करने लगता है। जैसे ही कंघी जिया के बालों को छूती है तो जिया की आंख से आंसू निकल आते हैं और उसे उसकी माँ याद आने लगती है। माँ ने कहा था, जिया बेटा, जब भी तुम्हें कोई प्यार करने वाला मिल जाए तब उससे इस कंघी से अपने बालों को कंघी करने के लिए कहना।
एक औरत के बाल बस सबसे ज्यादा प्यार करने वाले मर्द के द्वारा ही कंघी किए जाने चाहिए। मैं प्रार्थना करूंगी कि तुम्हें एक दिन ऐसा लड़का जरूर मिलेगा। तरुण जिया के बालों को कंघी किए जा रहा था और जिया अपनी मां को याद करते हुए मन ही मन कहती है, मैंने उसे ढूंढ लिया मां। अब जिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसके आंसू निकलकर उसके फूल के पौधे पर गिरते हैं।